गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी और ये आज हम लोग लास्ट चैप्टर फिनिश करके कल हम पिक करेंगे पॉलिटी। तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें खास है नहीं, पर आप सुनते चाहिए, जहाँ नीड होगी आप कॉपी पेंसिल में अपना राइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव संसाधन, क्योंकि हम लोग जो मानव हैं वो भी हम लोग एक संसाधन ही है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब किस 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 तरह से हम संसाधन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे बातचीत हो रही है, इससे हम लोग और इजी हो जाएगा। अब ये जो भी है कह रहा है मेरे गांव में 1000 लोग हैं, वो कह रही है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं पूछा जा रहा है। मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो सब जगह अलग अलग है। ठीक है, मानव संसाधन सब जगह अलग अलग है, यानी कि सभी लोग एक जगह नहीं है। अब जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र में बहुत घने बसे हैं और कुछ में विरल बसे क्षेत्र है। विरल मतलब बहुत ही कम जनसंख्या है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है जहाँ पे लोगों को सारी चीज़ें मिल सके, तो वहाँ पे लोग कम हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप घुमा फिरा के दे सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से एक बार से फिर आपको क्या करना है, देख लेना है, पढ़ लेना है, सुन लेना है। जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अब आप देख लीजिएगा, अब यहाँ पे आज मेरा पेन फिर कहीं मिस हो गया है। अब देखिए कहाँ से आपको करना है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। अब आ रहा है हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक हैं, उसमें सबसे पहला ये भौगोलिक कारक देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्थलाकृति, यानी कि जगह कैसी है वहाँ की, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है, मृदा मतलब मिट्टी कैसी है, वहाँ पे उनको ईजिली वाटर मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा, और वहाँ पे जो खनिज है वो किस तरह के हैं, उनका जो काम वाम चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, उससे भी डिपेंड करता है। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना ही पसंद करते हैं। पहाड़ पठारों पर रह के करेंगे क्या वो, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। ठीक है, तो पर्वत और पठारों में जनसंख्या
ना के बराबर ही है, एक तरह से समझ लिए। मैदानी इलाकों में लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। क्यों बचेंगे? तो क्योंकि वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। इतने गर्मी में भी नहीं कोई रह पाएगा और इतनी ठंड में भी कोई नहीं रह पाएगा। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। अब है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से मिल जाता है, यानी कि जहां मीठा पानी मिल जाता है। विश्व की नदियां, घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले देश हैं। बार बार यही कह रहे हैं, मरुस्थल में नहीं होता क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। खनिज निष्पक्षों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका के हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। ये तो हो गया हमारा ज्योग्राफी, हो गया रीजन। अब है हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं क्योंकि लोग यहाँ पे क्या जाते हैं? रोजगार की तलाश में जाते हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अब सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। और आप अपने आसपास भी कोई ऐसे एरिया देखेंगे कि जहाँ पे लोग ज़्यादा आके बस गए। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें वहाँ चीज़ें सारी मिल रही है। अब है जनसंख्या परिवर्तन। ये पहले तो ये पिक्चर आप देख लीजिए। ये पिक्चर आपको दिखाया गया, इसमें क्या दिखाया गया? जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे कि आपको दिखाया गया इस पिक्चर में। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट ऐसे तुरंत बढ़ गई। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, यानी कि माइग्रेशन कहते हैं। लोग आ रहे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, किसी भी काम की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन प्राकृतिक कारण है। बिल्कुल, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल है। विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर में तीव्रता से बढ़ना है। जैसा कि देखिए पिक्चर आपको दिखाया गया है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या स्थिर, जनसंख्या में कमी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कब हो रही है? जब मृत्यु दर कम हो रही है। जनसंख्या स्थिर कब है? जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है। जनसंख्या में कमी कब हो रही है? जब मृत्यु दर बढ़ रही है। ये आपको पिक्चर शो कर रहा है। अब प्रवास के कारण क्या क्या है ये जरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, और अप्रवासी वह लोग होते हैं जो देश में आते हैं। इन दोनों को भी समझ लीजिए। उत्प्रवासी कौन होते हैं? वे लोग जो देश छोड़ते हैं, यानी कि अगर हम किसी दूसरे में जाके देश में बस जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? उत्प्रवासी हो कहलाएंगे। और अप्रवासी कौन होते हैं? जो लोग
देश में आते हैं, यानी कि हमारे देश में जो लोग आए हैं वो अप्रवासी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा संख्या बड़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने से उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में, देखिए लोग क्यों करते हैं, माइग्रेशन क्यों करते हैं, प्रवास क्यों करते हैं, इसको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इसके कारण कौन कौन से हैं, या फिर रीजन और सेशन आ सकता है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे देश जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की दर मंद है। और ये देखिए, ये हमारा जो मैप है ये हमको क्या दिखा रहा है। पहले तो आप इससे समझिए, ये जो दिख रहा है, जो ब्लू ब्लू कलर आपको दिखाई देगा वो है अति उच्च या अधिक। फिर ये जो कलर है पिंक कलर, ये आपको उच्च, उसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर आदर्श, फिर निम्न, और फिर जीरो में आपका जीरो ही है। तो इससे आप मैप को ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। अब है जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश की आर्थिक विकास के साथ कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हम उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जैसे कि सारे मानव संसाधन हैं, पर इन सबके काम अलग अलग हैं। जैसा कि आप ये सब देख ही रहे हैं, तो इन सबके वर्क जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये अपने अलग अलग जो भी जिसकी जितनी जो भी है वो उसी के अकॉर्डिंग समाज में अपना वर्क कर रहा है, घर में अपना वर्क कर रहा है, मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं और कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि है जिसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अच्छा चलिए, एग्जाम्पल दिया है, इसी को पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित की जाती है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ष में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होती हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशेष देश में रहने वाले लोगों की कहानी को बताता है। और ये देखिए, ये इस तरह से ये पिरामिड बनाया गया है। जनसंख्या का पिरामिड, यह ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है जिसे आप अच्छे से जानते हो। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और जन्म के स्तरों को दर्शाती है। ऊपर का आंकड़ा वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक, जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना, की संख्या को दर्शाता है, और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्गों में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा
हो जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया 6.7 में। बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। अब आइए देखते हैं आगे। जिन देशों में मृत्यु दर विशेषण रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। पिक्चर 6.8, ये जो आप 6.8, ये आपको भारत का पिरामिड दिख रहा है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षाकृत अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। जापान जैसे देशों का आधार पिरामिड कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार का पिरामिड सकरा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 6.9 में। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच रहे हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस जल्दी जल्दी आपको रीड कर लेना। और आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो आपका जो सेंसस है वो किया जाता है, यानी कि जो जनगणना है वो की जाती है। उसी में सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है कि कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं और कौन शिक्षित है कौन नहीं है, घर में किसके कितने बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको उसमें पता लग जाती है। जब आप देखते हैं घर में सब पूछने आते हैं ना, घर घर में ये अभियान चलता है। तो आज हमारा चैप्टर फिनिश। कल हम लोग पॉलिटी उठाएंगे, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर हैं जिसमें से हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।